हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट। अभी जो रिसेंटली अप्रैल में जेई मेंस का एग्जाम हुआ है, उसके जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीवाईक्यूज हैं, आज वो सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू ही कर देते हैं। जैसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया कि 5 चार्जेस प्लस क्यू, 5 माइनस 2 क्यू प्लस 3 क्यू और माइनस 4 क्यू आर सिचुएटेड एट शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस इज। हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सरफेस हमको दी गई है, इसके अंदर हमको एक ये 5 क्यू चार्ज दिखा, एक ये प्लस क्यू चार्ज दिखा और एक ये माइनस 2 क्यू चार्ज दिखाई दे रहा है। तो जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है, 5 क्यू है और प्लस का क्यू है और माइनस का यहाँ पर 2 क्यू है, और डिवाइड किससे करना है हमको, एप्सिलॉन नॉट से। अब ये जो बाहर -4 क्यू चार्ज रखा है और ये +3 क्यू चार्ज रखा है, इसका तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे चार्ज कौन सा लेना होता है, क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज, इनक्लोज चार्ज हम कंसिडर करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, आप देख सकते हो 5 क्यू और क्यू हो जाएगा 6 क्यू माइनस 2 क्यू, तो यानी ये हो जाएगा 4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस इतना आसान सवाल है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, बात समझ आई। ये है गॉस थ्योरम, क्या बताती है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो बेहद आसान सवाल है, पहला यहाँ पर पूछा गया, ये देखो आप 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दी गई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स का फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी गई है वेरिएबल, यानी 2x आई कैप। एग्जिस्ट इन स्पेस अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर। ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है, इसकी साइड कितनी बताई गई है, 2 मीटर। इज प्लेस्ड इन स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो। इस तरह से ये डायग्राम दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, हमको बताना है कि भैया इस क्यूब से लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब आप अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस पर दिखाई गई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यहाँ पर बनाई गई है। आप देखो बिल्कुल ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से ड्रॉ किया गया है, तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है, अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करते हैं, ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी एक्स एक्सिस पर, है ना। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किधर हो गया, वाई एक्सिस पर, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गई एक्स एक्सिस पर। तो इसके लिए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि भैया फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। इसमें ये जो थीटा है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, लेकिन एरिया जो है इसका ऊपर की तरफ है, तो ये एंगल कितने का हो गया, 90, यानी ये ऊपर वाली सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह से ये जो नीचे वाली सरफेस है इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब ये जो सामने वाली फेस है, मतलब सामने वाली ऐसे क्यूब बना होगा तो उसका ये सामने वाली जो फेस होगी उसके लिए भी फ्लक्स 0 होगा, है ना। जैसे सामने वाली कौन सा, ये मैं नाम बता देता हूँ आपको, देखो आप ABCD, ये एक सामने वाली फेस होगी, उसके लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस पे। ये जो ABCD है सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, Z एक्सिस पर है ना, ऐसे परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है ना क्लोज सरफेस का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका भी इसके लिए भी 0 हो जाएगा। अब बचेगी सिर्फ 2 सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, ऊपर वाली नीचे वाली, ये सामने वाली और ये पीछे वाली, इसका तो 0 हो गया। बची है सिर्फ ये दोनों सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रही है, आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो अब हमें यहाँ पर इसके लिए फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं लेफ्ट सरफेस का। इसका नाम कुछ बना देता हूं मैं, ABCD, तो ये हो गया, इसको मैं बोल देता हूं E और इसको पॉइंट को बोल देता हूं F। तो हमारे पास जो फ्लक्स हम निकालने वाले हैं वो कौन सी सरफेस हो गई है, AEFC। इस सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाली सरफेस कुछ इस तरह से नजर आ रही है, ये बिल्कुल साइड वाली सरफेस है। ये वाला पॉइंट है हमारा A, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा E, इधर हो गया हमारा पॉइंट F और ये हो गया पॉइंट C।
अब इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, आउटसाइड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला दिखाया गया है। ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये किसका डायरेक्शन है भाई? डीए वेक्टर का। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। अरे भाई ऑपोजिट है, ये तो ऑपोजिट वेक्टर है, एंगल कितना होगा? 180। तो जब एंगल यहाँ पर 180 हो जाएगा तो इस सरफेस के लिए जो भी फ्लक्स है उसको हम बोल देते हैं φ1। ठीक है, तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू ए इंटू कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ओरिजिन से, कलर चेंज कर लेते हैं, ओरिजिन से ये जो सरफेस हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ की है इसकी डिस्टेंस कितनी दिखाई गई आपको? 2 मीटर। तो ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी? देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी गई थी 2x, तो x की जगह भी क्या आएगा? 2। तो ये 2 इंटू 2, और ये माइनस तो था ही पहले से, और ये आई कैप में है। ठीक है भाई, इसको हम लोगों ने लिख दिया है इस तरह से, आई कैप लिख दो आप, ये हो गया। अब एरिया वेक्टर की हम बात करते हैं, है ना? तो एरिया वेक्टर जो है वो हमारा माइनस आई कैप है, हालांकि उसका माइनस हम पहले से ही लगा चुके हैं, है ना? तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये बनेगा एक तरह का स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड भी हमको दी गई है क्वेश्चन में, 2 मीटर है ना? तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, और ये भी आई कैप, हालांकि माइनस आई कैप है, माइनस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये हमारा आएगा 2 इंटू 2 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस का, ये हमारा फ्लक्स आ गया है φ1 माइनस का 16। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं ये वाली साइड, जो दूसरी सामने वाली साइड है B, इसका नाम कुछ मान लेते हैं ABCD, तो इधर हो गया EF, इधर को मान लेते हैं G, और इसको मान लेते हैं H। तो अब ये जो सरफेस है वो हमारी ये साइड वाली, ये वाली सरफेस है, राइट साइड वाली, इस तरफ वाला फेस है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट B है, ये पॉइंट G है, ये पॉइंट H है, और ये वाला पॉइंट है हमारा D। तो इसके लिए बच्चों जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर ही की तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम फ्लक्स निकालेंगे उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट ही तो लिखते हैं। तो इसको मान लेता हूं मैं 2। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें x की जगह हम क्या रखेंगे? देखो ये वाली जो फेस है, ये वाली जो फेस है हमारी, ये ओरिजिन से कितना दूर हो गई? अब ये ओरिजिन से कितना दूर हो गई? देखो अब ये हो गया 2, और ये भी हो गया यहाँ पर 2, तो कितना हो गया दूर? टोटल 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारी? 2 इंटू 4, और ये हो गया आई कैप। और भैया एरिया वेक्टर कितना है हमारे पास? देखो ध्यान से आप, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? 4, वो भी आई कैप, तो ये आएगा हमारा 32 आई कैप। आया कि नहीं आया? अब हमको निकालना है टोटल फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स। तो भैया जो नेट फ्लक्स है वो तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम सीधा क्या कर देंगे? φ1 माइनस φ। एक सेकंड रुको, यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं तो नहीं आ रहा हूँ बीच में, आ तो रहा हूँ लेकिन ठीक है, चलो साइड में थोड़ा सा लिखता हूँ। तो φ1 का वैल्यू हमारे पास है माइनस का 16, और φ2 है हमारे पास 32। तो ये हमारा आंसर आएगा 16। कितना आंसर आ जाएगा भैया? 16। और यूनिट क्या होता है फ्लक्स का? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका एक यूनिट और भी होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ना वोल्ट पर मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर का खेला खत्म, तो यूनिट आ जाता है इसका हमारे पास वोल्ट, मीटर भी एक यूनिट आ जाता है। तो फाइनली आंसर कितना आ चुका है? 16। देखो भाई 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक ही पेपर में 2 सवाल आ चुके हैं अभी तक। आगे देखते हैं, चलो देखो ध्यान से। अब ये 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या कहता है क्वेश्चन? एट द सेंटर ऑफ हाफ रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई एक हमारे पास आधी रिंग है, इस तरह से ये आधी रिंग है, ये डायमीटर है, ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गई इसकी रेडियस। हालांकि रेडियस का वैल्यू आपको कितना दिया गया है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 नैनो कूलाम पर मीटर, है ना। तो लैम्डा कितना दिया गया है आपको? 4 नैनो कूलाम पर मीटर। तो नैनो को हम बदल लेंगे यार, 10⁻⁻9 हो जाएगा, और कूलाम पर मीटर। आगे क्या बोला है? द पोटेंशियल इज x पाई वोल्ट। जो भी यहाँ पर सेंटर पर इसके पोटेंशियल है बच्चों, वो कितना है? x पाई वोल्ट। कितना है? x पाई वोल्ट। तो द वैल्यू ऑफ x, ये आपको x का वैल्यू बताना है भाई कितना होगा। यानी इन शॉर्ट मतलब ऐसे कह लो कि हमें इसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है ना। अब वो कुछ इस टर्म्स में आएगा तो उसमें x की वैल्यू हमको बताना है। तो जो भी पोटेंशियल होता है उसको हम लोग लिख देते हैं KQ बाई R। पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं? KQ बाई R। इसमें K जो होता है उसको क्या लिखा जाता है? 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, चार्ज को कैसे डिफाइन करा गया यहाँ पे? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई लेंथ।
अच्छा, अगर ये पूरी रिंग होती तो लेंथ लिखते हम 2 पाई आर। समझो ध्यान से, अगर ये पूरी रिंग होती तो लेंथ पूरी कितनी हो जाती? 2 पाई आर। आधी रिंग है तो लेंथ हो जाएगी दोस्तों पाई इंटू आर। तो यहां से जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा लैम्डा पाई इंटू आर। तो ये हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई लैम्डा पाई आर, और लैम्डा का वैल्यू आपको दिया है 4 इंटू 10⁻⁻⁹। और हमारे पास पाई, तो पाई रहने दो क्योंकि और यहाँ पे जो आंसर है वो पाई में आ रहा है। और इसके बाद हमारा रेडियस को भी रेडियस ही रहने दो क्योंकि डिवाइड में भी रेडियस लिखा है, तो ये रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब 10⁻⁻9 -9 भी कैंसिल हो गया। 9 इंटू 4 क्या हो जाता है? 36, और ये रहा पाई। तो अब देखो, आप बिल्कुल ध्यान से इसको कंपेयर करो आप एक्स पाई से। तो ये इसको जब कंपेयर करेंगे एक्स पाई से, तो एक्स का वैल्यू हमारे कितना निकल करके आएगा? 36। यही इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं। ये जेई मेन 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल पूछा गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन भैया एग्जाम में आते हैं। अगर तैयारी आपकी अच्छी होगी तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है भैया 2024 का। क्या बोला गया है? इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along y एक्सिस इज 0, यानी अगर यहाँ पर ये जो पॉइंट P आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितना दिया गया है? 0। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर क्या करना है? देन द रेशियो ऑफ Q2/Q3 इज दिस, यानी हमको इन दोनों चार्जेस का रेशियो बताना है। ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है -Q3। इनका हमको रेशियो निकालना है, तो मैग्नीट्यूड, रेशियो का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो माइनस साइन तो हट जाएगा। और इसमें बोला है वेयर एक्स की वैल्यू पूछी है, मतलब जो भी रेशियो आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। अब इसमें ये जो एक्स आपको नजर आ रहा है, इस एक्स का वैल्यू हमको यहाँ पर बताना है कि भैया जो है एक्स वैल्यू कितना होगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बिल्कुल ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है दोस्तों। मैं इस डायग्राम को अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलो इसी में, चलो अलग से ही बना लेते हैं, छोड़ो हटाओ, है ना। यहाँ पर आपको चार्ज दे दिया है यार, ये हो गया चार्ज हमारा Q2, और यहाँ पर हमको चार्ज दिया है, ये हो गया हमारा Q3। और ये एक लाइन बनाई गई है इस तरह से। इधर है पॉइंट एक P हमारा, और ये ऐसे, ये हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ये हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो Q3 से P को मिलाने वाली ये जो लाइन बनी है, इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अरे भैया ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही तो होगा। और ये वाली जो Q2 को मिलाने वाली लाइन है P से, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 20, यानी ये हो जाएगा √20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई तकलीफ? ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि 0 है, लेकिन हमें फिर भी डायरेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? P पॉइंट पर एक हमने रख दिया टेस्ट चार्ज। सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, आप उधर रख दो एक टेस्ट चार्ज और फिर निकाल लो फोर्स का डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ये प्लस का Q2 चार्ज इस Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1, यानी हमने मान लिया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 और इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अब माइनस का Q चार्ज है, तो भैया ये तो Q0 पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो हमारी आ चुकी है E2 की डायरेक्शन। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये एंगल हमने माना θ1 है और ये एंगल अगर हमारा θ2 है, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे क्योंकि ये साइड अलग अलग है सारी, है ना। तो फिर यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा θ1 और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा θ2। अब हम करते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट करने से पहले इस पॉइंट P को इधर से हटा देता हूं मैं। चलो अब E1 का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, E1 का इधर कंपोनेंट जो आएगा उसको बोला जाएगा E1 sin θ1, है ना। और E2 का इधर कंपोनेंट आएगा उसको बोला जाएगा E2 sin θ2। थोड़ा सा यार कंजस्टेड हो गया डायग्राम, है ना, थोड़ा एडजस्ट करो। E1 का इधर कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, जिसको बोला जाएगा E1 cos θ1, और E2 का जो कंपोनेंट आएगा उसको बोला जाएगा E2 cos θ2। अब यार हमको क्वेश्चन में बोला गया है ना कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। अच्छा, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए भाई, होने चाहिए कि नहीं? और इन दोनों का सम भी 0 आना चाहिए। तो हम पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वल कर देते हैं, देखो क्या मिलता है। तो क्या हो जाएगा यार, E1 sin θ1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा E2 sin θ2। तो अब भैया आप ध्यान से देखेंगे तो E1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? E1 तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक तरह से।
तो E1 को हम लिख सकते हैं K Q2 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, रहने दो क्योंकि दोनों साइड ही आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा वन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दोस्तों पता है आपको 4 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू है √20। चलो बराबर। E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यार, वही है KQ बाई आर स्क्वायर, तो K हो गया, Q का वैल्यू Q3 हो गया और डिवाइड बाई R, R का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और साइन थीटा 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस है 5। अब बस यहाँ पर तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, तो आप देखेंगे तो K से K कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 20 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ओ सॉरी 4 टाइम्स, वेट 4 टाइम्स है ना। तो यहाँ पर जो Q2 डिवाइड बाई Q3 आएगा वो कितना आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये जो 4 है और ये √20 जाएगा ऊपर, तो ये हो गया हमारा 4√20 और डिवाइड में यार बचा है यहाँ पर सिर्फ 25। ओके चलो, अब √20 को देखो हमको अब ऐसे तो आंसर है, यही आंसर है, लेकिन हमको इसको बताना है, इस फॉर्म में बनाना है, 8/5 √x के फॉर्म में हमें इसमें बनाना है। तो हम √20 को तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 4 है, √20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √20 को लिखते हैं ना 4 × 5 और इसका लगा हुआ अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट तो हो गया यार 2 और ये 5 का अंडर रूट तो 5 ही रहेगा। अच्छा नीचे लिखा है 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 और इसमें से भी एक 5 को हम लिख देंगे √5 × √5, तो ये हो गया 5 और इसको लिखा मैंने √5 और इसको लिखा मैंने √5। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये जो अंडर रूट में चीजें लिखी हैं इसका मतलब वही है, क्या इसका क्या मतलब है, ये 25 ही है। तो आप देखो ये √5 से √5 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, ऊपर हो गया 8 अपॉन में हो गया 5√5। अब आप इससे कंपेयर कर लो तो आप देखोगे कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पर x लिखा है और यहाँ अंडर रूट के अंदर 5 है, यानी हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ चुका है 5। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। समझ आई बात? थोड़ा मैं अपने आप को साइड में कर देता हूँ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के मार्ग में आ रहा हूं मैं, है ना। चलो, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हैं भाई। इस तरह से हम लोगों ने जो है 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई A एंड B। तो हमारे पास भैया चार्ज स्फीयर्स है, एक का रेडियस A दिया है और एक का रेडियस हमें यहाँ पर B दिया है, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कंडक्टिंग वायर। इनको एक वायर से इस तरह से कनेक्ट किया गया। द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ द 2 स्फीयर्स रिस्पेक्टिवली, हमें बताना है कि इन पर चार्जेस का रेशियो क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर थे इस पर चार्ज हो गया है Q1 और इस पर चार्ज हो गया है Q2, क्योंकि जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब जबकि हमें इनके पोटेंशियल्स पता नहीं है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज का जो फ्लो है वो किसी भी स्फीयर से किसी दूसरे स्फीयर में हो रहा होगा, और चार्जेस का जो भी फ्लो है वो कब तक होता है, जब तक कि दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। यानी यहाँ पर इस स्फीयर को अगर मैंने A नाम दिया और इस स्फीयर को मैंने B नाम दिया तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर A बराबर पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B होना चाहिए। अब A का पोटेंशियल कितना हो जाएगा यार, KQ1/A होता है ना, और B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ2/B। तो K से K का खेला खत्म, बचेगा हमारे पास Q1/Q2 = A/B। ये लो आंसर आ गया, खत्म। क्या ही था इस क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि दो कंडक्टर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनमें चार्जेस का फ्लो होता है कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और कब तक चार्जेस का फ्लो होता है, जब तक कि दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, सेम ना हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 का रेशियो आया है A/B, तो ऑप्शन नंबर A हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर है। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल 2024। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई बहुत टेक्निकल चीज यूज नहीं हुई, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है, जब चार्जिंग वाली चीजें पढ़ाई जाती हैं तो उधर ही ये चीज बता दी जाती है ना। हालांकि इसका यूज कैपेसिटर में भी आता है जब हम एनर्जी वगैरह निकालते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो भाई हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, एकदम शानदार सी बोला गया है भाई, 2i कैप है, प्लस का 6j कैप है और प्लस का भैया 8k कैप है, और डिवाइड बाई हो रहा है √6
passes through the surface 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमको एरिया दे दिया है 4 मीटर स्क्वायर, हैविंग यूनिट वेक्टर दिस, यानी ये एरिया का डायरेक्शन हमको दिया है, तो डायरेक्शन का तो वेक्टर निकालना है, तो 4 इंटू ऐसे लिखते हैं ना भैया, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू उसका डायरेक्शन। तो ये तो 4 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितना है भाई 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप, और डिवाइड में दिया है √/6। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट सरफेस इज, हमको बताना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा कुछ खास है ही नहीं। E डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट आप कराइए, तो ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 8k कैप, और डिवाइड में दिया है हमको √/6। इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है बच्चों किसके साथ, ये 4 का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो ये हो जाएगा 4 2 8i कैप प्लस 4j कैप, और ये हो जाएगा हमारा 4k कैप, और डिवाइड बाई हो जाएगा √/6। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है कि i का i से करते हैं, j का j से करते हैं, k का k से करते हैं, तो करेंगे। तो यहाँ पर ये 2i का 8 से होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 6j का 4j से होगा तो ये हो जाएगा हमारा 24, प्लस 8k का 4k से होगा तो कितना हो जाएगा 32, और डिवाइड बाई ये √6 का √6 से भी तो होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। टोटल मिलाकर के कितना हो गया 6 4 10, 10 और 2 12, 1 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, और डिवाइड बाई 6, तो ये हमारा आएगा 12। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया भाई। ये लो, कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो सीधा सीधा हमसे फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट भी हम यहाँ से जो है फ्लक्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S विद चार्ज Q ऑन ईच। दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, ये P है और ये S है। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग स्मॉल r है, तो यहाँ पर जो भी फोर्स है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग K Q1 Q2। अच्छा, दोनों चार्ज सेम है तो K Q स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों हमको दी गई है 16। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, एक हमारे पास अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन आइडेंटिकल है, सक्सेसिवली ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द 2 स्फीयर्स, यानी r को पहले q के साथ कांटेक्ट में लाए, फिर सॉरी p के साथ कांटेक्ट में लाए, फिर r को s के साथ कांटेक्ट में लाए। अब बताना है कि p और s में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा। जब आप r को p के साथ कांटेक्ट में लाए तो इनिशियली r पर चार्ज कितना था 0 लिखा है ना, अनचार्ज्ड है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। r इनिशियली कैसा था बच्चों, अनचार्ज था। जब r इनिशियली अनचार्ज है और r को आप p के साथ कांटेक्ट में लाए, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो इन दोनों पर एवरेज चार्ज आएगा। तो Q1 का डैश मान लेता हूं मैं, जो एवरेज चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, P पर चार्ज है Q और R पर चार्ज है 0 और डिवाइडेड बाय 2, यानी अब दोनों स्फीयर्स पर सेम चार्ज फ्लो होगा, मतलब सेम चार्ज अपीयर हो जाएगा, कितना, आधा आधा, Q/2 यानी जो P स्फीयर है अब उस पर चार्ज Q ना हो करके बचा है Q/2। लेकिन अब जो R स्फीयर है इस पर भी अब चार्ज 0 नहीं है, इस पर अब चार्ज हो गया है Q/2। अब क्वेश्चन में कहा कि R को कांटेक्ट में लाए S के साथ। जब R को कांटेक्ट में लाए हैं S के साथ, तो Q2 डैश मान लेता हूं इसको, S पर चार्ज था यहाँ पर Q, और जो क्या कहते हैं अपना R पर चार्ज है वो हो गया है हमारा Q/2 और डिवाइड बाई 2, और दोनों पे एवरेज आएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ऊपर बचेगा 3Q/2 और नीचे 2 और है, तो ये हो जाएगा हमारा 3Q/4। यानी अब जो हमारा स्फीयर S है इस पर चार्ज कितना हो गया बच्चों, 3Q/4। अच्छा, बीच का सेपरेशन तो इनका वही है, बीच का सेपरेशन थोड़ी ना चेंज किया है, वो तो बीच का सेपरेशन तो आ रही है। अब हमको बताना है कि अब नया फोर्स क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि जो चार्जेस हैं इनके पास वो बदल गए हैं P और S के, तो फिर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो F2 कितना हो जाएगा K, Q1 मतलब Q/2, Q2 मतलब 3Q/4 और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये K/R स्क्वायर और Q इंटू Q क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर, और इंटू में ये 3/4 2 8 को मैंने अलग से लिख दिया। ये देखो आप ध्यान से, क्लियर है। अच्छा यार, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर का वैल्यू तो यार आपको 16 दिया है,
तो डालो वैल्यू इसमें, क्या हो जाएगा 16 इंटू ये हो गया हमारा 3/8, 8 से 16 कैंसिल होगा 2 टाइम्स और 2 इंटू 3 हो जाता है 6। तो आंसर आ गया हमारा भैया 6 न्यूटन। यानी ये जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में बोली गई है, अगर ये प्रोसेस की जाए तो जो फोर्स है वो सिर्फ कितना बचेगा, 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर बचेगा। समझ आई बात? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है ना। सिग्मा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। एक हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। हमको इस शेल की सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो सिग्मा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा को डिफाइन कर सकते हैं Q अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है शेल का, 4πr²। तो यहां से अगर चार्ज को लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। हालांकि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाती है, KQ/r²। अब Q का वैल्यू आप इसमें डाल दो तो K/r², और Q का वैल्यू आप लिखेंगे तो हो जाएगा ये हमारा सिग्मा इंटू 4πr²। एक काम करो, यहाँ पर आप जो है K का वैल्यू भी लिख दो 4πε0, है ना, तो डिवाइड में आएगा क्योंकि 1/4πε0 होता है। तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, आंसर आ गया हमारा सिग्मा/ε0। और वैसे भी आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन ε0, है ना। और प्रेशर जो लगता है वो कितना होता है, प्रेशर का स्क्वायर ही लिख दिया, प्रेशर होता है वो होता है सिग्मा² अपॉन 2ε0। इन चीजों को याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और पूछ क्या लिए जाते हैं, ये देखो पूछा भी गया है ना, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है, पूछा गया है, देखो कहाँ दिक्कत है भाई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या बोला गया है। 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड थिन शीट्स। यहाँ पर देखो ये शीट्स दी गई, डार्क पेन ले लेता हूँ, हाँ ये हो गई, मान लो ये हो गई शीट 1, ये हो गई है शीट 2 और ये हो गई है शीट 3। ये शीट इस तरह से पैरेलल रखे गए। जो शीट 1 है वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, शीट 2 है वो भी ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, और जो शीट 3 है वो ओरिजिन से यहाँ पर 3a डिस्टेंस पर है। अगर आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट होता है, या प्लेट की बात भी करें तो शीट की यहाँ पे बात हो रही है पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट होता है सिग्मा/2ε0। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, पता है ना। तो यहाँ पर जो ओरिजिन से शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, इनकी ये जो डिस्टेंसेस दी गई हैं इनका कोई रोल नहीं है भाई, है ना, इनका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड ही नहीं करती है डिस्टेंस कितनी है। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज दिस। अब हमको x का वैल्यू बताना है, इसमें x आया ना ये, यानी इन शॉर्ट कहने का ये है कि हमको यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। एक काम करते हैं हम लोग, अलग से इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आसान लगेगा आपको। ये एक शीट माइनस सिग्मा, ये एक शीट माइनस का 2 सिग्मा, एक शीट इधर है इस पर सिग्मा, पॉइंट P है इधर। कहाँ दिक्कत है, अब तो हो गया ये बेहद आसान सवाल, अब तो हो गया बेहद आसान। तो देखो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, रख दो एक टेस्ट चार्ज Q0, क्या रख दिया मैंने, टेस्ट चार्ज Q0। ये वाली माइनस सीट, चलो इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। शीट A इसको करेगी अट्रैक्ट अपने तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई EA। शीट B भी करेगी इसको अट्रैक्ट अपने तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई B। शीट C भी इसको करेगी रिपेल, तो इधर ही आ जाएगा EC। यानी तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तीनों की वजह से सेम डायरेक्शन यानी लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ चुकी है। इसका अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या डायरेक्शन है भाई, माइनस का आई कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, है ना। तो EA का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2ε0, तो सिग्मा/2ε0। अब गलती से माइनस मत लगा देना क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन ले चुके हैं, है ना। प्लस EB कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2ε0, और प्लस का EC कितना हो जाएगा, सिग्मा/2ε0। और बच्चों डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, माइनस का आई कैप। तो फाइनली कितना आएगा, ये देखो आप बिल्कुल ध्यान से, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर मत करो कैंसिल, सीधा ऊपर 2, 3 और 4, हाँ सीधा ही लिख दो, 4 सिग्मा अपॉन 2ε0, यानी 2 से कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा 2 सिग्मा/ε0, और माइनस का ये हो गया भैया इसका डायरेक्शन।
आंसर। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जो हमको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो दी गई है एक्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी अब इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2। अरे भैया -2 मत लिख देना, यार डायरेक्शन है वो तो माइनस आएगी। अब यहाँ तो ये स्केलर फॉर्म में लिखा है ना भाई, है ना, नहीं तो -2 लिख के आ गया भैया, मजा आ गया, जीवन के आनंद आ गया। ठीक है, तो या जो एक्स का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर। देखो आप 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है, कहाँ कोई दिक्कत है बताइए। है अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस और बाकी हैं, इसको भी अभी निपटाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी से निपटा लेते हैं भाई। चलो आओ, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड यूजुअली हैविंग मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। आपने देखा होगा कि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं जब उनमें इनफ्लेमेबल लिक्विड फ्लूइड कुछ भरा होता है तो वो उनके उनसे जो है कुछ चेन्स वगैरह निकली होती हैं जो ग्राउंड से एकदम रगड़ते हुए चलती हैं, है ना। देखा है कभी आपने, देखना कभी, अगर कभी जीवन में मौका मिले आपको ऐसा दिखाई दे, है ना। जो भी व्हीकल होता है उसमें मतलब क्या होता है कि व्हीकल से कुछ चेन्स होती हैं जो जब व्हीकल आगे बढ़ता है तो ये चेन्स ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहती हैं, है ना। अब ऐसा क्यों होता है ये हमको यहाँ पर पूछा गया है। टू प्रोटेक्ट टायर फ्रॉम कैचिंग डर्ट फ्रॉम ग्राउंड। अरे भैया इतना क्या है, अगर हमको जो है टायर को डर्ट से ही बचाना है तो फिर हर केस में ही ऐसा क्यों नहीं करते हैं। कुछ भी लोडेड हो, जरूरी क्या है, फ्लूइड इनफ्लेमेबल फ्लूइड लिक्विड है उसमें लोड है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब फालतू की चीजें। टू अलर्ट अदर व्हीकल, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज कस्टम। नो। टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। एक्चुअल में होता ऐसा है कि जो स्टैटिक चार्ज है वो एयर के फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है। भैया समझना बात को, जब जब व्हीकल आगे बढ़ेगा तो एयर फ्रिक्शन लगाएगी और एयर के फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। क्या होता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। अब जब स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा तो फिर कंबशन के भी तो चांस बनेंगे, है ना। तो इसीलिए वो चेन कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि जितना भी स्टैटिक चार्ज है वो उस चेन की हेल्प से, क्योंकि चेन कंडक्टिंग होती है, आयरन की होती है, तो वो सारा का सारा जो भी चार्ज उस पर स्टैटिक चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है वो चेन की हेल्प से सारा का सारा कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए। ताकि क्योंकि वो कहते हैं ना भाई अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, तो अर्थ वो सारा चार्ज लेता रहता है जिससे कि ये कंबशन का हेडेक नहीं रहता है ना। भाई एयर का फ्रिक्शन हो रहा है, गाड़ी आगे चलेगी, एयर का फ्रिक्शन लगेगा तो उससे स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। स्टैटिक चार्ज जनरेट होने की वजह से कंबशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो एक और बढ़िया सवाल है हमारे पास। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डायग्राम डिस्टर्ब है, ये जो पॉइंट मैंने ओ यहाँ पर बना दिया वो थोड़ा सा साइड में हो गया, वो एक्चुअल में बिल्कुल सेंटर पर है, तो है ना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना। ये पॉइंट ओ जो है वो -q से जितना दूरी पर है उतना ही +q से भी दूरी पर है। ठीक है, ये है पॉइंट ओ, इधर नहीं है यार, है ना, थोड़ा सा ये मैंने गड़बड़ बना दिया। ये है पॉइंट आर हमारा। खैर क्या बोला है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ई। देखो बिल्कुल ध्यान से, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज मिलकर के क्या बना रहा है यहाँ पर, डाइपोल। ये -q और ये +q चार्ज मिलकर के बना रहा है यहाँ पर डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E। देखो पॉइंट P जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि वो इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन पर है, और एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r³, और इसी की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है बच्चों E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जो आर पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी हो जाती है, kp/r³, ये हो जाती है ना। तो बोला है कि आर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E/x, आपको x का वैल्यू यहाँ पर बताना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जो O पॉइंट है उससे P पॉइंट की डिस्टेंस तो स्मॉल r दी गई थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन R पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पर R ना होकर के 2r है, तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह हम क्या लिखेंगे भैया, 2r लिखेंगे, है ना। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा kp/2 का क्यूब कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 r का क्यूब। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आर पर आ रही है, आप बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 का डिवाइड किया तो किसी सज्जन को कोई तकलीफ। ये क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि आप देखो 2kp/r³ की वैल्यू कितनी है, E है, और 8 × 2 हो जाएगा 16, तो ये हो गया हमारा E/16। अब देखो इसी शक्ल का बना दिया मैंने इसको, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 16, खत्म आंसर।
इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ये देखो आप 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आसान सवाल। क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ क्यूब। देखो बिल्कुल ध्यान से, एक हमारे पास क्यूब है, तो जो भी चार्ज है वो क्यूब के किसी एक सरफेस के सेंटर पर रखा है। हम मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है हमारा वो नीचे वाली सरफेस के सेंटर पर रखा है। मान लो यहां पर ऐसे रख दिया मैंने, ये जो कहां पर, ये कहां पर है, ये नीचे वाली सरफेस, जैसे आप जिस रूम में बैठ के देख रहे हो वो मान लो क्यूब है ना, तो नीचे वाली जो सरफेस है उसके सेंटर पर एक यहां पर चार्ज रख दिया है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज, हमें बताना है इस क्यूब से जुड़ा हुआ फ्लक्स कितना होगा। अब यार ये क्यूब पर के सेंटर पर ये जो चार्ज हम लोगों ने रख दिया, ये चार्ज इनक्लोज तो नहीं है। इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल क्यूब एक और इसमें कंसीडर करना पड़ेगा नीचे की तरफ, है ना। तो जब इसमें हम बिल्कुल आइडेंटिकल क्यूब इस तरह से एक और कंसीडर कर लेंगे तो वो क्यूब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आप अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो एक आइडेंटिकल क्यूब हम लोगों ने एक और मान लिया कि भैया इसके नीचे एक क्यूब और है, तो अब ये वाला चार्ज जो है वो दो क्यूब के अंदर है, बिल्कुल ध्यान से, है ना। तो जो भी फ्लक्स होगा, अगर हम मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज है, तो जो फ्लक्स होगा इन दोनों क्यूब से वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे तो सिर्फ एक ही क्यूब का पूछा है, तो ये तो टोटल फ्लक्स होगा ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, फॉर वन क्यूब कितना हो जाएगा फ्लक्स हमारा, इसका आधा, यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भैया सीधी सी बात है ना कि अगर इसका फ्लक्स फाई है और इसका भी फ्लक्स फाई है ना, मतलब अगर टोटल फ्लक्स फाई है तो इन दोनों का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5/2, तो ये वही चीज तो आई है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। तो आसान सवाल, क्लियर है ना बात, समझ आई बात। अच्छा इनकेस अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि भैया एक क्यूब दिया है और क्यूब के ही सेंटर पर चार्ज रख दिया, मान लो अभी चार्ज जो है वो एक सरफेस के सेंटर पर रखा था, अब मान लो चार्ज रख दिया है क्यूब के सेंटर पर। ये मानिए रूम जिसमें आप बैठे हैं उसमें कहीं बीच में हवा में एक पॉइंट ले लो आप, क्यूब का सेंटर। अब आपसे पूछा जाए कि किसी एक सरफेस से बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो कैसे करेंगे। इस क्यूब की कितनी सरफेस है, 6, तो 6 सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाता है यार, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपसे एक सरफेस का फ्लक्स पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आई बात। चलो आगे बढ़ लेते हैं भैया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। क्या बोला है क्वेश्चन में, एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्टेट थ्रेड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैविंग एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ वायर। मतलब ऐसे समझ लो कि एक हमारे पास एक लॉन्ग वायर है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से यहाँ पर ऐसे रोटेट कर रहा है। एक सेकंड रुको, इसको अलग, हाँ इस तरह से एक कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से v रफ्तार से मान लो रोटेट हो रहा है इसके चारों तरफ। ऐसे ये वायर है, इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से ऐसे रोटेट हो रहा है। क्या बताना है, द ग्राफ दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन हमको यहाँ पर बताना है एज अ फंक्शन ऑफ आर। उसका मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, इक्वेशन बन जाएगी तो ग्राफ तो फिर बना ही लेंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, वायर अगर पॉजिटिवली चार्ज वायर है यहाँ पर, ये देखो लिखा हुआ है ना पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन है हमारा नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यार इसमें अट्रैक्ट हो रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकिन सर्कुलर पाथ पर भी घूम रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ भी फोर्स कोई काम कर रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस होकर के घूम रहा है आराम से। तो अंदर की तरफ वायर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा इस पर, Q इंटू ई, और बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा होगा यार, mv² बाय आर। समझ आई। तो Q इंटू ई बराबर यहाँ पर हो रहा है mv² डिवाइडेड बाय आर। अच्छा Q की जगह हमने क्या लिखा, E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, वायर का। वायर की वजह से, लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर, अगर ये रेडियस है स्मॉल आर, बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रफ्तार ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यार आर से आर तो कैंसिल ही हो गए, इस 2 को आप नीचे लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा हमारा mv² बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये बोलो आप ध्यान से देखो आप, E के लैम्डा। और ये जो mv² बाई 2 है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई हमारी E के लैम्डा। यार काइनेटिक एनर्जी तो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है,
यानी ई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, के मतलब भाई क्या 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0, और लैम्डा भी कांस्टेंट है वायर का। तो यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। तो पहले ग्राफ में तो काइनेटिक एनर्जी देखो इस तरह से वेरी कर रही, गलत। ये वाले ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, गलत। चौथे ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चल रही है, गलत। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी भैया कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट। क्लियर, समझ आई। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो 2024 में पूछा गया, 4 अप्रैल शिफ्ट 1। क्या है क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एस। ये एक हमारे पास शीट है, एक तरह से हमारे पास एक शीट है, इसके लिए जो हमें चार्ज डेंसिटी दिया है वो है सिग्मा एस, इज प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा, 3D डायग्राम बनाएंगे, है ना, मतलब डायग्राम तो उतना क्लियर नहीं बन पाएगा, लेकिन आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें बैठ करके आप थोड़ा इमेजिन करो। कोई भी आप उसमें एक्सिस मान लो, एक्स वाई जेड, इस तरह से एक्सिस मान लो, किसी कॉर्नर को ले लो आप, एक्स वाई जेड एक्सिस मान लो। तो जो भी शीट है वो एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। Another infinite long wire having uniformly charged density lambda e। ये जो वायर है उसके लिए चार्ज डेंसिटी हमको दी गया है लैम्डा ई, इज प्लेस्ड एट z इक्वल टू 4 मीटर, है ना। जैसे मान लो कि एक ये आपने ऐसे इमेजिन करो, एक ऐसे अपने रूम मान लिया बिल्कुल बढ़िया सा, ये हो गया इसका एक्स वाई प्लेन, ये हो गया इसका एक्स वाई प्लेन। अब z एक्सिस पर यहाँ पर जो है एक वायर रखा है z इक्वल टू 4 मीटर पर, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वाई अगर वर्टिकल आपने मानी है तो उसके पैरेलल जो है रखा गया है। जैसे मान के चलो कि ये हमारी हो गई है एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ध्यान से सुनना, जो शीट है हमारी वो रखी है एक्स वाई प्लेन में, इनफाइनाइट शीट है, इस तरह से जो है शीट को रखा गया है, और जो वायर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल रखा गया है यार, और रखा है जेड एक्सिस पर। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझो कि वायर को इस तरह से रखा होगा, ये ऐसे, है ना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही तो हो गया, क्या हो गया, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। और डिस्टेंस कितनी बताई है, 4 मीटर। देखो आप यहाँ पे 4 मीटर की डिस्टेंस बताई गई है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा एस, हमें यहाँ पर रिलेशन दिया है सिग्मा एस बराबर 2 लैम्डा ई, ऐसा दिया गया है। देन एट पॉइंट 002, 002 किधर होगा, इसके आधे पर, 0 मतलब एक्स वाई 0 है और 2 है, तो यानी जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट कौन सा हो गया भैया, पी पॉइंट हो गया। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज ड्यू टू शीट चार्ज दैट ऑफ द लाइन चार्ज, यानी हमको शीट की वजह से पॉइंट पी पर और वायर की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उन दोनों का रेशियो निकाल देना है। इतना आसान है, इतना टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा था, देखने में है नहीं होता, है ना। तो शीट की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट जो होगी वो तो अपनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और सिग्मा मतलब सिग्मा एस। अच्छा, वायर इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से क्या होगा, इसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूं, वायर है, तो इसके लिए क्या लिख देते हैं 2k लैम्डा बाय आर। तो ये हो जाएगा हमारा 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी, वायर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब इन दोनों का यार हमें रेशियो पता करना था, तो ये हो जाएगा ई एस अपॉन में ई डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना, इसको कैसे लिखेंगे, देखो सिग्मा एस को हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा ई, लिख दो भाई। तो ये हो गया हमारा 2 लैम्डा ई, और डिवाइड में भी है यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड में क्या है k लैम्डा, और डिवाइड बाई 1। लैम्डा से ये लैम्डा भी कैंसिल हो गया यार, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा और सेट करा जाए, k हमारा जाएगा इधर, हाँ, तो 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अच्छा, k को हम लोग क्या लिख देते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट, k को हम लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, वो ऊपर जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो आया ड्यू टू शीट डिवाइडेड बाय ड्यू टू वायर, वो कितना आ चुका है हमारे पास 4 पाई। अब इसको हमें इस शक्ल में बनाना है, पाई अंडर रूट एन। क्या इसको ऐसे लिख सकते हूँ, देखना ध्यान से, पाई अंडर रूट 16, देखो ध्यान से, लिख सकते हैं क्या, 16 का अंडर रूट ही तो 4 होता है, 16 का अंडर रूट ही तो 4 है भाई, हमको इस फॉर्म में बनाना है ना, पाई अंडर रूट एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 16, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 16, बस यही आंसर है।
तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक 2024 अप्रैल शिफ्ट में जो है लगभग 14 सवाल पूछे गए, जो मैंने आपके साथ सारे के सारे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। बेसिक अगर आपका अच्छा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हो कि लगभग 45 मिनट में मैंने 14 सवाल सॉल्व करिए, बढ़िया अच्छे तरीके से आपको समझा भी दिए पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।